1 आज से सही सेशन स्टार्ट हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश। भारतीय राज्य व्यवस्था के आज के सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में। अच्छा, ये प्रस्तावना है क्या, कौन सी बला है, क्यों पढ़ना चाहिए, इन विषयों को पहले पढ़ते हैं। उससे पहले देखते हैं कि भारत की प्रस्तावना है क्या। शब्द छर लिखना बेटा, इसमें एक भी शब्द गलत नहीं होने चाहिए। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होके इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अब बेटा, इस जब संविधान को हम लोग समझते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का एक ही पेज में संपूर्ण अर्थ पता चल जाता है कि भारत का संविधान जो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, इस संविधान में किस विषय में चर्चा की गई, क्या बताया गया, इसकी शक्ति का स्रोत क्या है, इन सभी पॉइंट्स के बारे में चर्चा हमें एक ही स्थान पे देखने को मिल जाती है। वह पेज प्रस्तावना कहलाता है। अब जैसे किसी सामान्य पुस्तक या अन्य पुस्तक की चर्चा करें तो हर एक पेज में पहला पेज बेटा भूमिका का होता है, जो इस बात की इंडिकेशन करता है कि उस बुक के अंदर क्या है। उसी तरह से भारतीय संविधान की जो पुस्तक है, इस भारतीय संविधान में पहला पेज बेटा प्रस्तावना है, जो इस बारे में बताता है कि भारत का ये संविधान किसको समर्पित है, क्या समर्पित है और किस तरह से संबंधित है। जैसे ही इससे सबसे पहला प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की शक्तियों का स्रोत कहां पे है, भारत के संविधान में शक्तियों का स्रोत कहां पे है, तो हमारी पहली लाइन देखो, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभु संपन्न, मतलब सब कुछ बनाने के लिए समस्त प्रकार के न्यायों की चर्चा करें, पर शुरुआत किससे करें, हम भारत के लोगों से। अर्थात भारत की समस्त शक्तियां किसमें विनीत है, भारत की समस्त शक्तियों का निर्वहन केवल एक ही लाइन में हो गया, एक ही शब्द में हो गया, भारत के लोगों में। अर्थात भारत की संपूर्ण शक्ति भारत के लोगों से आती है। अब इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, जहां पे हम लोग इसकी सत्ता का स्रोत, राज्य की प्रगति, उद्देश्य, प्रमुख संशोधनों के बारे में, साथ ही साथ शाम के सेशन में इसके 50 ऐसे प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे, पूछे जाएंगे, पूछे जाते रहेंगे। ये प्रश्न अगर आपको खुद से सॉल्व करना है तो द एग्जाम बडी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहले इसकी बेटा इंट्रोडक्शन और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अगर लास्ट सेशन में हम लोगों ने देखा था कि 3 डेट इंपॉर्टेंट थे वहां पे, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर। 13 दिसंबर को क्या हुआ, 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं, जिसके आधार पर भारत की प्रस्तावना का निर्माण होता है। अब प्रस्तावना सबसे पहले यूएसए के संविधान में देखने को मिली थी। भारत के सोर्स की चर्चा करें तो भारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया उद्देश्य प्रस्ताव इसका सोर्स बनता है। इसको 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बन के तैयार होता है। एन.ए. पालकीवाला कहते हैं कि यह संविधान का परिचय पत्र है, आइडेंटिफिकेशन कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके बारे में, प्रस्तावना के बारे में, प्रस्तावना क्या है, एन.ए. पालकीवाला के हिसाब से संविधान का परिचय पत्र प्रस्तावना है। इसमें संविधान का परिचय, भूमिका के बारे में, साथ ही साथ संपूर्ण सार इसमें अंगीकृत है। अभी तक इसमें केवल एक ही बार संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत, जिसके तहत 3 शब्दों को जोड़ा गया, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। इसका सोर्स शुरुआत कहां से होती है, हम भारत के लोगों से, यहाँ शक्तियां का स्रोत है। अब एक एक शब्दों को पढ़ते हैं। इसमें बड़ा एक शब्द आता है संप्रभुता। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण संप्रभुत्व, हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र। एक एक शब्द के बारे में डिटेलिंग लेते हैं। सबसे पहले संप्रभुता। अब संप्रभुता को थोड़ा सा समझो।
स्वयं में प्रभु होना। क्या बेटा? स्वयं में प्रभु होना। जैसे ही आपको ये शब्द समझ में आ जाए तुरंत आप समझ लीजिएगा संप्रभुता की चर्चा कर रहे हैं, अर्थात यह देश स्वतंत्र में, खुद में ही स्वतंत्र है, ये अपने अंतर है निर्णय के लिए या बाहर निर्णय के लिए किसी पर भी डिपेंड नहीं है, अपने आंतरिक और बाहर निर्णय को स्वतः लेगा, ना किसी देश का डोमिनियन है, ना इसके ऊपर कोई अन्य शक्तियां हैं। समाजवाद का अर्थ क्या है? समाजवाद का अर्थ होता है कि देखो, पहली बात तो हम लोगों ने एक ऐसा समाज, लोकतांत्रिक साम्राज्यवाद एवं विस्तृत अर्थव्यवस्था को अपनाया है। इसका एम है, हमारे यहाँ समाजवाद का एम है, गरीबी, उपेक्षा, बीमारी व अवसर की समता सबको प्रदान किया जाए। साथ ही इसमें मॉरिशस और गांधी दोनों का, मॉरिशस और गांधी दोनों का संयुग्मन देखने को मिलता है। हमारा समाजवाद चीन की तरह समाजवाद नहीं है, ना ही यूएसए की तरह समाजवाद है, ना पूंजीवाद के प्रति है। हमारा आइडियल समाजवाद है। ठीक है, समाजवाद का अर्थ यह है कि भारत अपने देश के सभी तरह के लोगों को समान भावनाओं से लेके चलेगा तथा उनके विकास के साधनों का समान वितरण करेगा। धर्मनिरपेक्ष का, भारत देश का कोई भी धर्म नहीं होगा, ना ही राज्य का कोई धर्म होगा। यहाँ सभी धर्मों का समान रूप से संरक्षण किया जाएगा, समान रूप से समर्थन किया जाएगा। साथ ही साथ व्यक्ति को समाज, धर्म, भारत में किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता होगी। धार्मिक स्वतंत्रता का वर्णन भारतीय संविधान के आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक है। लोकतांत्रिक का अर्थ क्या है? लोकतांत्रिक अब उस देश को कहते हैं जिसका शीर्ष व्यक्ति, शीर्ष पद जनता द्वारा चुन के आया जा रहा हो। जैसे लोकतांत्रिक में शीर्ष पद जनता द्वारा चुन के आएगा। भारत में दोनों तरह का लोकतांत्रिक है। यहाँ पे बेटा कुछ चुनाव डायरेक्ट होते हैं, कुछ चुनाव बेटा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों रूप से चुने जाते हैं। इंडिया हैज रिप्रेजेंटेड पार्लियामेंट डेमोक्रेसी एक्सक्लूडेड इन रिस्पॉन्सिबल ऑफ लेजिस्लेटिव। भारत में संसदीय लोकतंत्र भी है, यहाँ लोकसभा भी देखने को मिलता है और राज्यसभा भी देखने को मिलती है। भारत में गणतंत्र वर्सेस राजशाही के बारे में बहुत सारे देश होते हैं जहां पे कोई राजशाही मोनार्की होती है, लेकिन भारत में क्या है? भारत में गणतंत्र है, भारत का एक संविधान है, भारत सदा इस संविधान के अकॉर्डिंग ही चलेगा। यहाँ पे देश का जो हेड होता है वो राष्ट्रपति होता है। ये किसी भी तरह से वंशानुगत नहीं हो सकता, ये सदैव चुन के ही आते हैं और एक बार में 5 सालों के लिए ही आते हैं। वहीं जब राजशाही होती तो राजशाही में क्या होता है? राजा रानी का परिवार होता है, ये इस बारे में चर्चा होती। फिर चर्चा करते हैं न्याय के बारे में। सबसे पहली चीज, भारत में आपके क्वेश्चन सीधे पूछा जाएगा, भारतीय संविधान में कुल कितने प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया? तो ध्यान रखो, भारतीय संविधान में 3 तरह के न्याय के बारे में बताया गया। एक समाजवादी, इकोनॉमिकल और राजनीतिक। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। भारत में 3 तरह के न्याय की चर्चा की गई है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक। ये न्याय का जो कॉन्सेप्ट है ये रूसियन क्रांति से लिया गया 1917 से। 1997 में सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई, गोल इज टू एस्टेब्लिश सोशल ऑर्डर इंश्योरिंग सोशल, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल जस्टिस के विषय में। फिर चर्चा करते हैं भारत में कितनी तरह की समानता के बारे में। भारत में स्वतंत्रता है, किस किस तरह से? भारत में देखो, आप अपने विचारों को लेकर स्वतंत्र है, अपने कार्यों को करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन हर स्वतंत्रता की एक लिमिटेशन दी गई है, एक लिमिटेड क्षेत्र में स्वतंत्र है। जैसे आपको भ्रमण करने की स्वतंत्रता है, अब ये नहीं कल के दिन आप डीआरडीओ हेड ऑफिस पहुंच जाएं और कहें मुझे इसके अंदर जाना है, मुझे देख के आना है क्या काम चला। समानता, भारत में हर व्यक्ति को समान अधिकार दिए गए, लेकिन कुछ विशेष अधिकार भी दिए गए, कुछ लोगों को विशेष अधिकार दिए गए। भारत में बंधुत्व का मतलब क्या होता है? भाईचारे की भावना को प्रमोट किया गया है। सिंगल सिटीजन एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, इसके लिए बेटा हम लोग सिटीजन और फंडामेंटल ड्यूटीज में देख सकते हैं कि यहाँ पे बंधुत्व की भावना देखने को मिलती है। साथ ही साथ एक बात याद रखना, प्रस्तावना को लेकर समय समय पे केस होता रहा है, जैसे बेरूबाड़ी संघ मामला, केशवानंद भारती केस और LIC ऑफ इंडिया एक्ट। 1960 बेरूबाड़ी संघ मामले में ये बात मानी गई थी कि संविधान, सुप्रीम कोर्ट ने कहा संविधान में प्रस्तावना कोई भी हिस्सा नहीं है, प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, लेकिन उसने अपने न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक समीक्षा के अधिकार का यूज करते हुए 1973 के 1973 केशवानंद भारती केस में कहता है कि सुप्रीम कोर्ट बताता है कि प्रस्तावना संविधान का इंटीग्रल पार्ट है। और इसके बाद 1995 में इस बात को फिर से बताया गया कि सुप्रीम की प्रस्तावना संविधान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो ध्यान रखना बेटा, 3 केस 1960, 1973, 1995। 1960 में बेरूबाड़ी संघ मामला, जिसमें संविधान को प्रस्तावना का हिस्सा नहीं माना गया था। वर्तमान समय में प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा माना जाता है। ये गैर न्यायिक है, साथ ही साथ पावरलेस है। ये किसी भी राज्य को किसी भी क्षेत्र में नाइदर अ सोर्स ऑफ पावर नॉर अ प्रोविजन ऑफ लेजिस्लेटिव, ये राज्य को कोई भी शक्तियां नहीं देता है। आप प्रस्तावना के आधार पे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, अर्थात ये गैर न्यायिक है।
ये पॉइंट्स बस बेटा ध्यान रखना। इसमें एक बार संशोधन भी किया गया, 42वां संविधान संशोधन। क्या इसमें संशोधन किया जा सकता है? तो बिल्कुल संशोधन किया जा सकता है। 42वां संविधान संशोधन 1976 इसका उदाहरण में, जिसके तहत समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए थे। अब बेटा ये सोर्स कहाँ से लिया गया उसके बारे में ध्यान रखना। प्रस्तावना का जो सोर्स है ये बेटा यूएसए से लिया गया था कि ये जो संविधान में प्रस्तावना भी होनी चाहिए, ये पॉइंट्स हमें यूएसए के संविधान में देखने मिलता है। इसकी जो भाषा है, भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। साथ ही साथ इसमें जो जस्टिस का पार्ट है ये रशियन क्रांति से लिया गया 1917 से शायद। इसमें जो 3 शब्द हैं, लाइबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, ये बेटा जो लेटर है ये 1789 फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया गया है। साथ ही साथ ये जो पूरा है ये बेटा किस पे आधारित है? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्तावना जो है उद्देश्य प्रस्ताव पे आधारित है। अब प्रस्तावना के बारे में ध्यान रखना, प्रस्तावना में कई लेटर्स आएंगे। सबसे पहले इसका जो कॉन्सेप्ट है ये सबसे पहले कहाँ देखने को मिला? प्रस्तावना का कॉन्सेप्ट सबसे पहले हमें अमेरिकी संविधान में देखने को मिला। फिर बेटा ध्यान रखना, भारतीय प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई? भारतीय प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलियाई संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना में जो जस्टिस का प्रारूप है ये कहां से लिया गया? ये रशियन क्रांति अर्थात रूसी रिवॉल्यूशन से लिया गया है। यहाँ बेटा जो लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी लेटर है ये कहां से लिए गए? ये बेटा फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिए गए। और इसका जो प्रारूप है ये बेटा प्रारूप उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो प्रस्तुत किया गया ये उससे लिया गया है। इसके साथ ही एन.ए. पालकीवाला ने इसको संविधान का परिचय पत्र कहा है। ठाकुरदास भार्गव की चर्चा करें, ठाकुरदास भार्गव प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहते हैं, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। यहाँ सादी अलकानंद अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने इसको बहुत दीर्घकालीन सपनों का विचार कहा है। किसने क्या कहा? एन.ए. पालकीवाला ने क्या कहा? एन.के. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। ठाकुरदास भार्गव ने इसकी संविधान की आत्मा कहा है। और अलकानंद कृष्ण स्वामी अय्यर की चर्चा हम करें, इन्होंने लॉन्ग टर्म ड्रीम्स अर्थात दीर्घकालीन स्वप्न का विचार दिया। बेटा कुछ प्रश्न है, विच अमेंडमेंट एडेड द वर्ल्ड्स सेक्युलर, सेक्युलर शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया? 42 संविधान संशोधन 1976 द्वारा दिया गया। 1976 पॉइंट्स याद रखना। सोर्स ऑफ लाइबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, इनका सोर्स कहां से है? लाइबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी। अभी बेटा हम लोगों ने पढ़ा था ये जो शब्द है ये फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 से लिए गए थे। कब बेटा? फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789। तो ये बेटा कुछ प्रश्न है, ऐसे बेटा 40 और प्रश्न है जो आपका इंतजार कर रहे हैं। उसके लिए बेटा आपको एप्लीकेशन द एग्जाम से बड़ी को फॉलो करना पड़ेगी। शाम के समय बेटा इसकी इवनिंग सेशन होगी जहां पर हम लोग इस प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। एक बेटा और सारांश देखते हैं। 26 नवंबर 1949 को इसको स्वीकृत किया गया। नेचर कैसा है, ऑब्जेक्टिव क्या है, सोर्स क्या है, ये बेटा पॉइंट्स याद रखना। इसी के साथ सेशन को यहीं रखते हैं। तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों या दोनों। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्त।